हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में सिटीजनशिप देख रहे थे, नागरिकता। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो बीच में ही स्टॉप हो गया था, तो हम वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक देखा है? तो हमने आर्टिकल नंबर 5 को देख लिया है, अनुच्छेद 5 तक हमने देखा है। हमें स्टार्ट क्या करना है? आर्टिकल नंबर 6। तो आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है हमारा? आर्टिकल नंबर 6 बोलता है ऐसे व्यक्तियों के बारे में ये बात करता है जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत चला आया, तो उसके लिए क्या बताया गया कि वो भी भारतीय नागरिक बन सकता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या दी गई है? यदि वह व्यक्ति, क्या बोला गया? यदि वह व्यक्ति या फिर उसके माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। ठीक, ये अविभाजित भारत मतलब हम बोले तो ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, क्या? ब्रिटिश भारत। जैसे कि ब्रिटिश प्रोविंस था ना, हमने देखा हुआ है, मैंने मैप के थ्रू आपको, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से देसी रियासतें थी, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो ब्रिटिश इंडिया, तो अविभाजित भारत में यदि वो या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, तो ये कंडीशन। और प्लस में क्या है? यदि वो किसी दो शर्तों को, यदि वो पूरा फुलफिल करता है, पूरा करता है। और वो कौन सी दो शर्तें? तो उसे हम देखते हैं। ये तो उसके लिए हमें एक डेट याद करनी है, और वो क्या है? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। इसमें क्या बताया गया? यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, पाकिस्तान से तो आया भारत, लेकिन यदि वो भारत 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, तो वह अपने प्रवास की तारीख से भारत में सामान्य रूप से निवासी हो गया। यानी कि जिस दिन से भी आया तो बोला जाएगा कि वो उस दिन से भारतीय नागरिक है वो। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया, तो भारत के नागरिक के रूप में वह पंजीकृत होगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा? रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसमें वो ऑर्डिनरली हो जाएगा, सामान्य रूप से ही हो जाएगा। यानी कि जैसे आए, आपको कहीं पे भी कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। कब? यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया तो। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 को या फिर इसके बाद में आया, तो क्या करवाना पड़ेगा? उसे पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। रजिस्टर्ड करने के बाद में वो भारतीय नागरिक बन जाएगा। यानी कि नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन इनमें से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करे, पूरा करे। साथ में क्या होना चाहिए? यदि वह या फिर उसके माता पिता या उसके दादा दादी यदि अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो 1 प्लस और वो दो कंडीशन में कोई सी एक। ठीक है, ये क्या बोलता है? तब जाकर के भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 6 में लिखा है। लेकिन बोले ये पंजीकरण हम ऐसे कर देंगे क्या? पंजीकृत करवाना है, लेकिन ऐसे ही कर देंगे, किसी का भी कोई भी आया बोला रजिस्ट्रेशन करवा, तो नहीं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंडीशन दी गई है। क्या बोला गया? कि तभी रजिस्ट्रेशन होता है यदि वह आवेदन की तारीख से 6 महीना पहले से भारत में निवासी रहा हो। यानी कि जिस दिन भी आप आवेदन किए और उसके 6 महीना पहले भारत में निवास कर रहे हो, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो आर्टिकल नंबर 6 है और जो आर्टिकल नंबर 7 है, वो आज के परिवेश में ये बिल्कुल ये लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि उस समय विभाजन हुआ था। ठीक है, अब उस समय लोग आ रहे थे, जा रहे थे, यानी कि भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो उस समय के परिवेश में ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की डेट में तो जैसा कि मैंने बताया कि सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, नागरिकता अधिनियम के द्वारा सब कुछ नागरिकता मिलती है। लेकिन उस समय ये ज़रूरी हुआ करता था कि यदि जो भी 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो ठीक है, सामान्य रूप से नागरिक है। और यदि वो उसके बाद में आएगा या उस दिन आएगा, तो क्या बोला गया? रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंडीशन ये बोली गई, यदि वह जिस दिन भी उसने आवेदन किया उससे 6 महीना पहले से यदि वो भारत का निवासी है, तभी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अदरवाइज नहीं करवा सकता। ठीक है,
अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है, आर्टिकल नंबर 7 में हम आ जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 7 में हमने क्या देखा था कि वो भारत से पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन वो पुनः पाकिस्तान से भारत चला आया तो भी उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या बताया गया है। मैंने आपको जो 4 कंडीशन बताई ना, 4 प्रकार, वही 4 प्रकार में वो 5, 6, 7 और 8 है वो आर्टिकल, वो 4 प्रकार वो, यानी कि आप यदि वो 4 प्रकार को अच्छे से पढ़ लोगे ना, यानी कि आपने पढ़ लिया 5, 6, 7, 8 अनुच्छेद को, मतलब पढ़ लिया, कंडीशन को अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलता है कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1, 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। ये बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, कब 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, इसके बाद में गया है, लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया, वह भी भारतीय नागरिक बन सकता है। कैसे बन सकता है, उसमें याद करना कि अनुच्छेद 6 में क्या डेट दिया हुआ है, 19 जुलाई 1948 दिया हुआ है, ये डेट को याद रखना। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 मार्च 1947, तो 7 है तो 7 याद कर लेना, 7 है तो 7 है। ठीक है, देखिए 7 है तो 7 याद कर लेना, अब बाकी तो ऑटोमेटिकली फिर वो याद ही हो जाएगा, यानी कि 7 वाला ना अनुच्छेद 7 में आता है, तो 48 वाला तो फिर 6 में है। ठीक है, क्या है, लेकिन वो कैसे बन सकता है कि यदि वो पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से पुनः भारत चला आया, तो इसके लिए उसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख से 6 महीना पहले भारत का निवासी होना चाहिए अनिवार्य रूप से। तभी वो जो है कि ठीक है आप चले गए, फिर उसके बाद आ गए, लेकिन उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस भी दिन आप आवेदन करवा रहे उससे 6 महीना पहले से आप भारत में यदि रह रहे हों तो। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 7 में लिखा है। कंडीशन क्या लिखी है इसको एक बार और देखिए कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 8 में। आर्टिकल नंबर 8 क्या बोलता है, अनुच्छेद 8 हमारा क्या बोलता है, अ पर्सन हु और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट को हम आगे देखेंगे, यानी कि यदि वो खुद या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो। देखिए, जो व्यक्ति यदि खुद माता पिता और दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो, लेकिन क्या है वो, लेकिन हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया shall become an Indian citizen if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country of his residence, whether before or after the commencement of the constitution। ये क्या बोला गया, वो यहीं पे पैदा हुए हैं, कहाँ पे, यदि वो स्वयं या फिर उनके माता पिता या उनके दादा दादी यदि अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन आमतौर पर वह भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे, तो भी उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। कब दे दी जाएगी, तो बोला जा रहा है कि यदि उसे भारत के राजनीतिक या काउंसलर प्रतिनिधि द्वारा उसके निवास के देश में, जहाँ भी वो रह रहा है उसके निवास के देश में, चाहे वह संविधान के लागू होने से पहले या बाद में भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया हो, तो भारत की नागरिकता उसे दे दी जाएगी। कब दे दी जाती है, यदि वो जो काउंसलर्स, जो डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया होते हैं, जो हमारे देश के डिप्लोमेटिक काउंसलर्स जो रहते हैं, वहाँ पे यदि उसने रजिस्टर करवा लिया है, और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि संविधान लागू होने के पहले करवाया है या बाद में करवाया है, लेकिन तो भी उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। कंडीशन क्या बता दिया गया कि वो यहाँ पे पैदा हुआ हो, वो उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा है, भारत के बाहर में आमतौर पर वह रहता है। ठीक है, फिर क्या बताया गया, और ये किन लोगों के लिए बताइए, भारत के जो बाहर रह रहे हैं और उनको भी नागरिकता दे दी जाती, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं, जो प्रवासी भारतीय, ये उन्हीं के लिए तो कंडीशन है, यानी कि दोज हु आर रिसाइडिंग इन अब्रॉड। क्या लिखा है, दिस पर्सन कवर्स द ओवरसीज इंडियंस who may want to acquire Indian citizenship, यानी कि प्रवासी भारतीय जो भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, ये उनके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 8 है। 8 है किसके लिए, प्रवासी भारतीय के लिए। ठीक है,
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 9। अब अनुच्छेद 9 हमारा क्या बोलता है? अनुच्छेद 9 बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करेगा, अब स्वयं से भारत की नागरिकता, कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा? यदि वह स्वेच्छा से अपने आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की हो तो वो क्या कर दे, नो पर्सन शैल बी a citizen of India or be deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। यदि वह स्वेच्छा से यदि किसी विदेशी देश में जाकर यानी कि विदेश में जाकर के वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिकली भारतीय होने के यानी कि वो भारतीय नहीं कहलाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। जिस भी दिन वो यानी कि विदेशी नागरिकता स्वीकार किया उस दिन ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिकता उसकी चली गई। ये कौन बताया? ये आर्टिकल नंबर 9 बताया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 हमारा क्या बोलता है? तो आर्टिकल नंबर 10 बोलता है एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। क्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या माना जाता है तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक वह बना रहेगा। ऐसा नहीं कि बस हटा दिया जाएगा, तो नहीं। इसमें क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 10 में बोला गया यदि वो है या माना गया है, यदि वो भारत का नागरिक है या माना गया है तो वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत भी उसकी नागरिकता बनी रहेगी। फिर क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 11 में हम आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 11 हमारा क्या बोलता है कि पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। नागरिकता कानून अभी जो है बहुत ज़्यादा, जिसके विषय में बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था, है ना, सिटीजनशिप एक्ट के। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या बताया गया कि संसद के पास में नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों से संबंधित कोई प्रावधान करने की शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही बता दिया गया, क्या बता दिया गया कि जब हमने देखा स्टार्ट किया तो आर्टिकल नंबर 5 to 11 हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको क्या बताया कि संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है ये केवल किसकी नागरिकता से संबंधित है? ये तो केवल 26 जनवरी 1950 में जिसे नागरिकता दी जाती है, ये आर्टिकल केवल उनसे संबंधित है, उनसे संबंधित है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 9, 10, 11 में तो क्या है? 9 में लिखा हुआ है कि वो नागरिकता अपनी खो दे। फिर उसके बाद 10 में क्या लिखा है? यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत भी वो नागरिक बना ही रहेगा। 11 में क्या लिखा है कि किसी को देना है नागरिकता या नहीं देना है, उसका पूरा निर्णय कौन लेगा? तो संसद लेगा, पार्लियामेंट के पास में वो पावर है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? केवल और केवल वो 4 प्रकार के लोग जो कि 26 जनवरी 1950 में जिन्हें नागरिकता दी जाती है या दी गई है, ये पूरा भाग 2 उन्हीं से संबंधित है। साथ में बोल दिया गया है कि जिसको इस दिन के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद में जिसे नागरिकता दी जाएगी तो उसके लिए किसके पास पावर है? तो पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास में पूरी शक्ति है। किसकी? तो नागरिकता से संबंधित। और इसीलिए कि अलग अलग यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 संसद के द्वारा पारित किया गया, अधिनियमित किया गया और उसके तहत में नागरिकता दी जाती है और इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है संसद के द्वारा। तो यहाँ पे हमने नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद को जो है देख लिए हैं। कहीं पे कुछ भी यदि आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट सेशन में? सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्यों? क्योंकि ये हमें नागरिकता प्रेजेंट जो वर्तमान स्थिति है ना नागरिकता की, ये तो उस समय की स्थिति हमने देख ली। अब जो वर्तमान स्थिति है नागरिकता की कि किस तरह से नागरिकता मिल सकती है, तो उसे हम कल के सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह से कोई भी भारतीय नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए हुए मत जाना, लाइक ज़रूर करना। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, जहाँ पे भी आप जुड़े उनसे शेयर कीजिए। और साथ में चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में इसकी फ्री PDF आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।